Hello students, my name is Advocate Ayush and I am your mentor for CLAT LLM, CLAT PG entrance preparation. So today we are discussing about union and its territories, right? So as you are seeing in the PDF, we'll discuss what is union and what are meaning of this chapter. So this is not a very lengthy unit. This is a short unit and we just need to go through the concepts. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे क्लैट पीजी में तो मैंने नहीं देखा है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस अगर पूछ लें बाय द वे तो उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, अब आर्टिकल 1 जो है वो यूनियन के बारे में बात करता है। इट सेज दैट इंडिया is a union of states, right? India is a union of states, that is called भारत। ठीक है, इंडिया को हम भारत ही बोलते हैं, दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ओरिजिनली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये डिसाइड किया कि भाई इंडिया जो है उसका फेडरेशन रखने का सच कोई मतलब नहीं है, इंडिया को एज अ फेडरल बोलने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज फेडरल का मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ पे पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है, राइट? तो इंडिया को एज सच फेडरल नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा माना नहीं गया और इंडिया को हम फिर भी फेडरेशन बोलते हैं, है ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म का मतलब है, इट मीन्स दैट पावर्स आर डिवाइडेड, बट इट इज़ नॉट लाइक अमेरिका जैसे कि स्टेट्स के अग्रीमेंट से बन के वहाँ पे एक कंट्री फॉर्म हुई है, राइट? तो ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द अग्रीमेंट्स बिटवीन द स्टेट एज लाइक अमेरिका, है ना? सेकंड, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं इनके पास एज सच पावर नहीं है कि वो खुद को इंडियन टेरिटरी से अलग कर लें, है ना? So Indian Federation is not like American Federation and states does not have their right to cede themselves from Indian territory। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि जब ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो स्टेट्स थे उनको बेसिकली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखे थे, ए बी सी डी। इसमें मान जैसे ए में कुछ 8-10 नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं, बी में 8 स्टेट्स, सी में 6 स्टेट्स, डी में 7 स्टेट्स, ऐसे करके हम ए बी सी डी क्लासिफिकेशन में करके रखे थे। ठीक है, उसके बाद जब हमने 7th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया, 7th अमेंडमेंट 96 आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब फिर हमने ये कैटेगरीज हटा दी। अब ए बी सी डी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमने यूनियन और स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में डिवाइड कर दिया आफ्टर अमेंडमेंट इन 7th अमेंडमेंट 1956। ठीक है, ने क्या किया? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया। सो करंटली अभी हमने देख सकते हैं कि भाई हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। जो रिसेंटली स्टेट फॉर्म हुआ है, दैट रिसेंटली यूनियन टेरिटरीज एडिशन हुए हैं, उसको वो कौन सा हुआ है भाई? जम्मू एंड कश्मीर को हमने ब्रेक करके एज पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू हमने ब्रेक करके इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना? ओके, अब हमारा यहाँ पे आर्टिकल 1 में स्टेट बोलने का मतलब है कि भाई स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज एज वेल, करेक्ट? अब यहाँ हम देखते हैं कि भाई आर्टिकल 1 हमारा बताया मैंने आपको कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना? ओके, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, टेरिटरी ऑफ इंडिया हम किसको किसको बोलेंगे? तो भाई जो इंडियन स्टेट्स हैं उसको भी हम टेरिटरी बोलेंगे, या फिर जो इंडिया में यूनियन टेरिटरीज हैं हम उसको भी ये टेरिटरीज बोलेंगे, और उसके अलावा कोई भी टेरिटरी जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अक्वायर किया होगा। ठीक है, तो टेरिटरीज दैट इज अक्वायर्ड। समझ में आ गई बात? क्या किसको बोलेंगे? टेरिटरीज स्टेट को बोलेंगे, जो कि यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है उसको बोलेंगे, और जो भी अक्वायर्ड किया गया है उसको बोलेंगे। ठीक है, करेक्ट? उसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि भाई कोई भी स्टेट को फॉर्म करने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए राइट्स किसके पास हैं? यूनियन को, स्टेट को, ये सब एस्टैब्लिश करने के लिए राइट्स किसके पास है? हु आर एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश दोज स्टेट्स। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, है ना? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो पार्लियामेंट बाय लॉ, हु इज एम्पावर्ड? पार्लियामेंट बाय लॉ admits to the union establish new states on such terms and condition as it thinks fit। तो आपको क्या लग रहा है कि जो फेज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, तो क्या इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूनियन है या उसके ऊपर या पार्लियामेंट पे ही पूरा जो पावर है ये न्यू स्टेट को एस्टैब्लिश करने का ये कन्फर है। पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनफेटर्ड राइट, है ना? but these rights are limited to the fundamental of the constitution, right? It must not be inconsistent with the fundamental of the constitution, right? ये कौन से केस में बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये आरसी पौड्याल पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला था। साइटेशन में अगर इसका बता दूं आपको, हाँ इसका साइटेशन है 1993 सुप्रीम कोर्ट, 1993 सुप्रीम कोर्ट 1804। ठीक है,
आरसी पौडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया था कि भाई पार्लियामेंट के पास कोई अनफेटर्ड राइट नहीं है। यही है जो सच टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट नॉट वायलेट दैट प्रिंसिपल। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो आरसी पौडियाल का केस याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 3, जिसमें की बात की गई है कि भाई हम नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके बाउंड्रीज को डिमिनिश कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, है ना, या जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है क्या, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी या फिर दो यूनियन टेरिटरी को सेपरेट कर सकते हैं, दो स्टेट को सेपरेट कर सकते हैं, दो स्टेट को यूनाइट करके एक तीसरा स्टेट भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डिलिमिटेशन के थ्रू। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का एरिया हम डिमिनिश भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये भी एक स्टेट है। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई जो ये स्टेट का इतना एरिया है, इसको मैं इस स्टेट में, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टेट ए का जो ये एरिया है, ये एरिया जो स्टेट ए का है, इसको मैं बी में एंटर कर लूँ। ठीक है, बी के अंदर कर दूँ, तो ये काम भी हो सकता है। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये दोनों स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बना दूँ, ये काम भी हो सकता है अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, आप देखते ही होंगे जो नाम चेंज होता है स्टेट में। ठीक है, पर क्या ये डायरेक्टली हो सकता है? अगर आप चाहें कि डायरेक्टली पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करके या अमेंडमेंट करके और स्टेट का नाम चेंज कर दे, तो ये क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट डायरेक्टली नहीं हो सकता है। इट मस्ट बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा प्रपोजल डायरेक्टली कोई भी हाउस में, हाउस ऑफ अपर हाउस या लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, किसी हाउस में ये चीज़ें, ये बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट या फिर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है अंटिल इट वुड बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। और अगर ऐसा कोई प्रपोजल जो कि किसी स्टेट के बाउंड्रीज को इफेक्ट कर रहा हो, या किसी स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रहा हो, या किसी तरीके का स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे, तो उस बिल को हमको स्टेट के लेजिस्लेचर से पास कराना होता है, स्टेट लेजिस्लेचर से व्यूज लेने पड़ते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट मस्ट रिकमेंड आफ्टर टेकिंग द व्यूज फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर विच स्टेट इज कंसर्न देयर ऑफ, राइट। ये समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ये दो कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, जो भी हाउस में बिल प्रोड्यूस किया जा रहा है या बिल प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट बिल मस्ट नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इफ इट इन्वॉल्व्स द बाउंड्रीज एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स, then it must be then the views of the state legislature concerned must be taken. So the another question arises, can president is bound to accept these views given by the state legislature? So the answer is no. If state legislature accepts to alter their boundaries, then also president has right to reject their views and act as per the discretion, right? So president has all the rights to reject or accept the views, correct? अब हमारा दूसरा एक इंस्टेंस है, जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 में ये भी कहा गया है कि भाई आपका जो डिमिनिश करने का पावर है, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो आप इंडिया का कोई स्टेट, इंडिया का कोई पार्ट को डिमिनिश करके किसी दूसरे कंट्री के पार्ट में ऐड कर दे, या किसी दूसरे कंट्री को दे दे, है ना, कि इंडिया का भाई कोई पार्ट है, हो सकता है किसी एग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान को दे दे या बांग्लादेश को दे दे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के थ्रू हो सकता है क्या? तो इस बात का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन री बेरूबरी को अच्छा समझा। री बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आंसर किया। किसका आंसर किया? कि आर्टिकल 3 में जो डिमिनिशिंग की पावर दी गई है पार्लियामेंट को, तो ये पार्लियामेंट क्या ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है कि इंडिया का कुछ पार्ट किसी दूसरी टेरिटरी, किसी दूसरी कंट्री को देने के लिए? सिंपल। तो इन री बेरूबरी केस ऑफ 1960 सुप्रीम कोर्ट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, री का मतलब बताया मैंने आपको कि जहां पे भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जाता है अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे केस क्या हुआ था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि जो बेरूबरी नाम की टेरिटरी है, इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा था, है ना। तो इंडिया में बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया इस केस में कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है डिमिनिश करने की, वो पावर का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट इंडिया के किसी टेरिटरी को उठा के फॉरेन कंट्री में दे दे, है ना। इंडिया के स्टेट्स को डिमिनिश करने की पावर है। दैट डिमिनिश की पावर डज नॉट इंक्लूड द पावर टू गिव एनी टेरिटरी to the outside foreign countries, right? क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट held that article 3 deals with internal adjustment of the countries, not external adjustment. It deals with internal adjustment. The area diminished must remain the part of Indian territory. जो आपने एरिया डिमिनिश करी है अंडर आर्टिकल 3, तो वो टेरिटरी का जो है वो एरिया टेरिटरी इंडियन टेरिटरी में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इट वॉज नॉट कंक्लूडेड दैट पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। ये समझ में आ गई बात? पार्लियामेंट जो है वो इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकती है।
आर्टिकल 4 हमारा ये कहता है, सिंपल सा है आर्टिकल 4, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आर्टिकल 4 हमारा ये कहता है कि जो भी लॉज हम अंडर आर्टिकल 2 और 3 बनाते हैं, है ना, तो उस लॉज में अमेंडमेंट जब भी हम करते हैं या कोई न्यू लॉज उस आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के प्रोविजन में हम बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 जो कि आपका नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बताता है, और शेड्यूल 4, है ना, किसमें अमेंडमेंट चाहिए, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी सब्सिक्वेंटली चेंजेस होने चाहिए। शेड्यूल 1 आपका बताता है नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और शेड्यूल 4 आपका बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो भाई हम अगर चेंज करेंगे, किसी एरिया डिमिनिश करेंगे या फिर किसी को कोई एरिया ऐड करेंगे या किसी तरीके का नाम चेंज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो एमपीज होंगे, एमएलएज होंगे, उस एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके नंबर में भी चेंज होगा। सो ये सारी चीज़ें शेड्यूल 4 में डिस्क्राइब्ड है, और फर्स्ट में आपका नेम्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। ये समझ में आ गई बात। आर्टिकल 4 सिंपल सा है, ज़्यादा कोई बात है नहीं इसमें, कि जब भी हम अंडर आर्टिकल 2 और 3 के कोई भी प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई न्यू लॉ बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये जो अमेंडमेंट हम आर्टिकल ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कर रहे हैं, वुड इट बी कॉल्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368? तो आंसर इज नो, दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो सिटीजनशिप से आपको मैंने एक केस बताया, आरसी पौडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और कुछ ऐसा सच है नहीं, बहुत ज़्यादा अगर पूछ लेंगे तो रिवरी का केस पूछ लेंगे, है ना, या फिर जो कॉन्सेप्ट है आपको वो पूछ सकते हैं। सो आप लोग ये रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करिए, और कुछ डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मीट यू द नेक्स्ट क्लास।